नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर, ज्योति मल्होत्रा जिस पर जासूसी का आरोप है, अब उसको एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। एनआईए उससे पूछताछ करेगी, यानी कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। कहीं ना कहीं टेरर कनेक्शन भी है इसमें। निश्चित एनआईए कोई चोर जेब कतरे को या मतलब उठाई गिर को थोड़ी ले जाती है। जब तक राष्ट्र हित की बात ना हो, जब तक राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण की बात ना हो, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का तात्पर्य ही यही है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ प्रश्न होगा उसी को एनआईए टेकअप करती है। एनआईए का टेकअप करने का मतलब ही यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान जाना कुछ सामान्य बात नहीं है। पाकिस्तान 2 बार जाना, अब पाकिस्तान जाने के बाद पहलगाम जाना और फिर पाकिस्तान से संपर्क में रहना, इससे आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तान जाना और पहलगाम जाना और दोनों का आपस में ताना बाना जुड़ा होना और एक तरीके से तारतम्य का जुड़ा होना, ये बिल्कुल दिखाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलगाम की कुछ अभिसूचना इस ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान अपने हैंडलर जो दानिश है, जो इसका प्रेमी, जिससे ये हनी ट्रैप हुई बताई जाती है, कहीं इससे तो इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप देखें, सिर्फ पाकिस्तान 2 बार नहीं गई, पहलगाम भी गई और इफ्तार पार्टी की लिस्ट ऑफ इनवाइटीज में भी अगर हो तो जरूर ये है, अरे मैं तो एनसीआर में रहता हूं, इतने वर्षों से रहा, मुझे तो पाकिस्तान एम्बेसी ने बुलाया नहीं, मुझे आज तक बुलाया नहीं पाकिस्तान एम्बेसी ने। हाँ, और एम्बेसीज ने बुलाया है और तमाम एम्बेसीज में जाता हूं, लेकिन पाकिस्तान, मेरी खुशकिस्मती रही कि पाकिस्तान एम्बेसी ने मुझे बुलाया, क्योंकि उसके लिए कुछ विशेष क्वालिफिकेशंस या अर्हताएं होती हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी आपको बुलाए। आपको एक तो ये आपकी सांप्रदायिकता का कुछ होना चाहिए, या पाकिस्तान से कोई ट्रेड और व्यापार होना चाहिए, या पाकिस्तान के आप समर्थक होने चाहिए, तब पाकिस्तान एम्बेसी से इनवाइट आता है। और वहां जाकर के जैसे गलबहियां डालकर इटलाती बल खाती ये चली जा रही थी, ये तो कहिए कि जिस जनरेशन की हैं, वरना मेरे जनरेशन की ये होती, ये एक तो जान नहीं पाती, अगर चली जाती तो घर आती तो इनका अंग भंग हो जाता। इनकी माता जी, मतलब हमारे जनरेशन की जो माता जी थी, वो इनका कर देती अंग भंग और इनकी सारी जिंदगी इनके ऊपर पाबंदी रहती कि अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी अगर जिंदा रही तो ये तो ऐसे जो है जो नाम रोशन कर रहे हैं कुल और वंश का। आपने देखा होगा एक स्क्रीन इनके पिताजी का आया था, बहुत ही दुबले पतले दीनहीन, सिराहने की तरफ आपने देखा होगा कि तेल भी लगा हुआ था। इसका मतलब कि उनकी माली हालात ऐसे नहीं है कि दीवार की व्हाइट वॉशिंग तक ठीक से करा सकें, अच्छे ठीक ठाक बिस्तर ले सकें। और बिटिया रानी के शौक और उनका वैभव देख लीजिए। माले मुफ्त दिले बेरहम, ये किसकी किसकी भीख लेकर के, भीख तो मैं नहीं कहूंगा, भीख तो फिर भी सम्मानजनक शब्द है, किस किस के उपकार के दबने के बाद, किस किस के उपकार लेने के बाद अपना कृत्रिम वैभव दिखा रही है ये लड़की। और ये निर्लज्जता, जिसको कहते हैं निर्लज्जता की भी पराकाष्ठा, वो प्रदर्शित कर रही है। और बात इसकी ज्योति के अकेले की थोड़ी है, वो तो कई नाम, तो 7 नाम तो 2 दिन पहले थे। आज की तारीख में 12 नाम है 4 स्टेट्स में, 4 प्रदेशों के। आपने तो ज्योति मल्होत्रा का नाम लिया है और ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ आपने लिया है देवेंद्र सिंह पलक। मैं बताता हूं, शहजाद तो आपने ये उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में पकड़े गए हैं, जाफर हुसैन है और देवेंद्र सिंह ढिल्लों का नाम आपने ले ही लिया। लेकिन मैं मुर्तजा अला की नाम बताना चाहूंगा कि ये पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं और जालंधर सिंह की गिरफ्तारी जानती किसने की है? गुजरात की पुलिस ने की है। गजाला यामीन, ये गजाला यामीन मोहम्मद अरमान नूह के रहने वाले हैं। नोमन इलाही, ये पानीपत के रहने वाले हैं। तो लिस्ट तो बढ़ती चली जा रही है। जब हम लोग ने पहले शो किया था तो 6+1 थे, आज ये 12 हो गए हैं। तो जाहिर है कि 2 दिन में इतने पकड़े गए हैं। और अभी ऐसा होता है कि पुलिस की जो वर्किंग होती है, करीब 50, 60, 70, 80 लोगों को बुला के बैठाती है, पूछताछ करती है और जिन जिन के आरोप प्रमाणित होने लगते हैं अंजू जी, उनके नाम और आरोप खुलासे कर दिए जाते हैं। बात यही आके थोड़ी खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि एकदम से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गतिविधियां तेज हो गई हैं। मैं ये समझ नहीं पाया कि ये यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर कहां से हो गए। जबरदस्ती होटल वालों से बात करके होटल का मुफ्त में रहने का इंतजाम, मुफ्त पे खाने का इंतजाम कर लेना और एयरलाइन से टिकट मांग लेना। ये भी का कटोरा एक एयरलाइंस को चला गया, एक होटल को चला गया और आपने एक वीडियो बना लिया। और जैसे बनाने वाले वैसे देखने वाले, और इस तरीके की बातें कर करके कई फॉलोअर्स हो जाते हैं।
और इनकी कमाई का एक जरिया बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान आईएसआई ने इन्फ्लुएंसर्स के जरिए एक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की। इसी ज्योति ने भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर हमारी तीर्थ स्थान है, वहां पे बाबा महा जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, बड़ा भव्य है, प्राचीन, और वहां की एक लड़की से इसने संपर्क करके इसको अपने मोहपाश में बांधने की कोशिश की। हालांकि उस बच्ची ने कहा कि हमारा इससे कोई गहरा संबंध नहीं है, बस दुआ सलाम भेंट मुलाकात ही बस है। लेकिन इसका दुस्साहस तो देखिए कि वहां जाकर के इसने एक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की, पाकिस्तान के बारे में ये प्रचार प्रसार किया कि बहुत अच्छा मुल्क है, और हमारे बारे में इसने भ्रम की कोशिश उत्पन्न की। पंजाबी भाषा में, गुरमुखी में जाकर के मरियम नवाज से बात की, मरियम नवाज की प्रशंसा की और पाकिस्तानियों की प्रशंसा की जाकर के। तो बड़े जल्दी नमक हलाली का जज्बा आ गया अंजू जी। मतलब 2-3 दिन वहां रह क्या लिए, नमक हलाली देखिए, लाहौर घूम लिया, मरियम नवाज से मिल ली, और वहां उसके बाद देखिए पाकिस्तान की माला जप रही, हारमोनियम बज रहा उनका। ज्योति के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन मुर्तजा अली जो पंजाब में पकड़े गए हैं, जिनको गुजरात पुलिस ने पकड़ा है, इन्होंने एक ऐप डेवलप किया है। मतलब ये इतने बड़े इंजीनियर थे सॉफ्टवेयर के कि इन्होंने एक ऐप डेवलप किया जिससे गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। अभी तक तो जो आपने सुना होगा व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता था, टेलीग्राम का होता होगा, स्नैपचैट का होता होगा, लेकिन इसने एक अपना इंडिपेंडेंट ऐप एक डेवलप करके कस्टमाइज किया। नोमान इलाही जो हैं, इन्होंने पासपोर्ट का धंधा ज्यादा करते थे और पासपोर्ट वगैरह फर्जी बना बना करके ये लेके इधर उधर ये काम किया करते थे। और इसके अलावा शहजाद अली जो हमारे मुरादाबाद में पकड़े गए हैं यूपी में, इनके पास तो इतने इंडियन सिम्स मिले हैं, और ये क्या क्या करते थे, इंडियन सिम लेके पाकिस्तान एजेंटों को देते थे। इनकी कोई जरिया आमदनी साफ नहीं थी। कहते कि मैं मसालों का व्यापार करता हूं और मैं छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स बेचा करता हूं। लेकिन छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स बेच करके इतना बड़ा 4 तल्ले का आपका घर हो गया और कुछ नहीं, और माँ आपकी कह रही है कि मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है, जैसे सब ये कहती है कि मेरा बेटा बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, पुलिस उसको गलत फंसा रही है। और ये बिल्कुल, और ऐसे गलत फंसाने को लेकर के अभी आप देखें कि इसका इकोसिस्टम क्या है। एक आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद अली खां, नहीं अली खां महमूदाबाद, ये प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर तो बहुत बड़ी पद होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र में। ये अरेस्ट हो गए कल। अब कल अरेस्ट क्यों हो गए आपने देखा होगा, भड़काऊ पोस्ट इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में। तो ये जब इन्होंने इस तरीके की भड़काऊ बातें की हैं तो अरेस्ट इनको होना ही होना है। और जब अरेस्ट हुए हैं तो फिर रोना किस बात का, जब आपने भड़काऊ बातें की हैं। और उस पोस्ट को मैंने पढ़ा अंजू, जिस पोस्ट में उन्होंने ये कहा है, आपको अगर इतनी ही आपत्ति है तो आपको इसके बारे में आपत्ति होनी चाहिए जो बुलडोजर बेगुनाहों पर चल रहा है। सब बेगुनाह है, कोई गुनहगार थोड़ी है, ये सब बड़े बेगुनाह हैं, दूध के धुले हैं, ये बड़े समाज सेवी हैं। बेगुनाहों के ऊपर बुलडोजर चलना। दूसरा, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, राजनीति शास्त्र के कीड़े, तुम्हें जो कश्मीरी पंडित वहां से जो नरसंहार हुआ था वो सुनाई नहीं पड़ा। मैं ये कहता हूं, एक भी मॉब लिंचिंग होती है बिल्कुल गलत से, भर्त्सना होनी चाहिए, और भर्त्सना हम लोग ने की है, और कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर के जो पंडित जिनका नरसंहार हुआ था उनके बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। यह दिखाता है कि आप केवल अपनी बिरादरी का पक्ष रख रहे हैं। कश्मीरी पंडित और सनातन के लिए आपके हृदय में कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर अली को कल गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील है कपिल सिब्बल, वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर केस को मेंशन किया गया और कल या परसों में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। तो कितनी तत्परता से ये इकोसिस्टम काम करता है सर, इधर गिरफ्तारी उधर सीधे सुप्रीम कोर्ट, नीचे की किसी अदालत में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। आप सही कह रही है, लेकिन अली खान महमूदाबाद, ये महमूदाबाद एक रियासत हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, और बड़ी रियासत थी। और महमूदाबाद पहले सराद सीतापुर वगैरह के और लखनऊ के भी महमूदाबाद एस्टेट वगैरह थी, जहांगीराबाद एस्टेट वगैरह, उसी तरीके से महमूदाबाद। तो इनके पैसे की कमी तो इनके पास भी नहीं है, लेकिन पैसे की कमी न होना, और आपको ये मालूम है इनके इनके दादा डिक्लेयर किए गए थे कि एनिमी इवैक्यू प्रॉपर्टी, और वो चले गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बनाने में इनके दादा लोगों का बड़ा हाथ रहा है, अली खान महमूदाबाद का।
लेकिन ये जो सीवी है, उनका जो जीवन चरित्र है, उनकी जो शोहरत आम है वो तो बिगड़ गई। ये तो मालूम पड़ जाएगा कि गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल की हवा खा चुके हैं। अब जेल की हवा चाहे आपने 1 दिन खाई हो या 10 साल खाई हो, एकेडमिशियन अगर है उसके वही पर्याप्त है कि आपकी व्यक्तित्व के ऊपर एक धब्बा लग चुका है। और धब्बा अगर लग चुका, क्योंकि आपने अगर इनकी पोस्ट पढ़ी, मैं चाहूंगा आप एक बार पढ़े जरूर। इन्होंने जो असंयत बातें की हैं कि साहब मॉब लिंचिंग होती है, बेगुनाहों के घर बुलडोजर से गिराए जाते हैं, और जो गुनहगार हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उनके घर गिराए जाए तो वो क्या गलत है? और अगर बेगुनाहों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो आप अपने लिए तो कपिल सिब्बल को ले आए। जरा किसी बेगुनाह का भी अगर घर गिराया गया तो कपिल सिब्बल को वहां भी खड़ा कर दिया होता। वो आप करेंगे नहीं, बस आरोप लगाने में आप धुरंधर हैं। आरोप लगा करके एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आप। ये तो हुआ बुलडोजर का। दूसरा इनका आरोप ये था अंजू जी कि जो मॉब लिंचिंग होती है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। ये आप कह सकते कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई खूब होती है। लेकिन कन्हैया लाल की मॉब लिंचिंग हुई तब तो आपने कुछ कहा नहीं, गला रेत दिया। महाराष्ट्र में गला रेत दिया गया, कश्मीरी पंडितों को निष्कासित कर दिया गया। आपने, आपके मुंह में दही जमा है, उनके बारे में एक शब्द कह दिया होता। मॉब लिंचिंग जो भी हुई है बहुत बुरी हुई है, वो हुई होंगी जितनी इकाई दहाई की संख्या होगी। कश्मीरी पंडितों की संख्या लाखों में है, उसके बारे में एक चर्चा कर दिया होता आपने। लेकिन आप मुकाबला कर रहे हैं मच्छर के काटने से लेकर के नरसंहार का, साधुओं के ऊपर आक्रमण और उनके साथ विभत्स कांड, मौन। जिस तरीके से आप एक तरफा बयानबाजी कर रहे हैं, और यही इकोसिस्टम जो है, ये जुबैर कोई है उसके भी वही वकील, हिजाब का केस आता है उसके भी यही वकील, यही लोग हो जाते हैं। एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है जो कि कवर फायर देता है और अवांछनीय तत्वों को तत्काल बेल में। अच्छा, पैसे की कमी है नहीं। मैंने आपसे बताया कि इनके जरिया आमदनी कहाँ से आती है? जॉर्ज सोरस से आएगी, चर्च से आएगी, और ये जो आपके और इसी तरीके के धार्मिक संगठन है वो इनको पैसे से मालामाल किए रहते हैं। सर, अभी जो ये जो 17-18 लोग पकड़े गए हैं जासूसी में, इनमें ज्यादातर तो मुस्लिम है, उनको तो वकील मिल ही जाएंगे। बिल्कुल बड़े बड़े वकील मिल जाएंगे, लेकिन मिल ज्योति को भी जाएगा और देवेंद्र सिंह ढिल्लन को भी मिल जाएगा, क्योंकि उद्देश्य और अभिप्राय एक ही है। चूंकि उद्देश्य और अभिप्राय के भले ही धर्म एक ना हो, इसलिए वकील इन सब को मिल जाएगा। क्योंकि अगर एक भी अप्रूवर हो गया, जो सरकारी गवाह बन गया, तो इनका ताश का घर ढह जाएगा अंजू जी। इसलिए यह जरूरी है कि सबको न सिर्फ अच्छे वकील दिए जाएं, बल्कि दोषमुक्त कराया जाए और जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए, वरना इनका खेल समाप्त। मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से एक हफ्ते में इतने सारे लोग पकड़े गए, और खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के लोग हैं सर, बॉर्डर एरिया है सारा। तो क्या मोडस ऑपरेंडी रही होगी जांच एजेंसियों की कि एक साथ शिकंजे में आ गए? क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने एजेंसियों को इन लोगों के पीछे लगाया, जबकि हकीकत यह है कि एजेंसियां तो सर बहुत पहले से इनके ऊपर नजर रख रही होंगी। दो बातें हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसके लिए साधुवाद। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो स्लीपर सेल थे वो जाग गए, वो अवेक सेल हो गए। जो स्लीपर सेल थे वो अवेक सेल हो गए। तो जब अवेक हो गए तो क्रियाशील हुए, तुरंत का तुरंत। हाथ के हाथ कोई पुलिस का काम तो है नहीं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि पहले खिदमत का मौका दीजिए। खिदमत का मौका जैसे दिया, और जैसे होते हैं देवता वैसा हो जाता है पूजन। ये जागृत तभी हुए जब पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तो इनको चाहिए था कि अपने आकाओं को महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व की जानकारी देना। जब जानकारी देने लगे तो उसके बाद एजेंसीज ने जब आपके गर्दन को दबाना शुरू किया, तब आप चिल्लाना शुरू कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि साहब एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तब आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और आप अभी क्या देख रही हैं? मैंने ये सुना है कि आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज 4 बजे एक जलसा हुआ था, और उस जलसे में कॉलिन गोंसाल्विस, प्रशांत भूषण, हर्ष मंदर और बड़े बड़ी विभूतियां आई थी और आई थी। और वहां विषय वस्तु क्या था? रोहिंग्याओं को सेटल करने में पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ हमारे भारत देश में रोहिंग्यास को भारत से निकाला जा रहा है। 150 रोहिंग्याओं को भारत ने निकाला। ये पहलगाम की घटना के बाद ये कार्रवाई हो रही कि हजारों रोहिंग्या ढूंढ ढूंढ के निकाले जा रहे हैं। और ये देखिए बेमौके की शहनाई बजा रहे हैं कि आज कह रहे रोहिंग्या को बसाया जाए। और इनके अगर बैकग्राउंड के ऊपर जाए, प्रशांत भूषण, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जो इनकी गतिविधियां थी, इनके दफ्तर में घुस करके लोगों ने इनकी अच्छी खासी इनकी खातिर कर दी थी। कॉलिन गोंसाल्विस के बारे में अगर आप देख लें तो ये वो
आंदोलन जीवी हैं जो कि रोहिंग्याओं को और इस तरीके के तत्वों के ही केस लेते हैं। और रोहिंग्या एचआर इनिशिएटिव, RHI इनका एक संगठन है, रोहिंग्याओं के मानवाधिकार का इनिशिएटिव है। तो इन्होंने एक रिट याचिका की सुप्रीम कोर्ट में और उसमें यह कहा कि साहब भारतीय नौसेना ने 41 रोहिंग्याओं को, उसमें जो पिटिशनर था वो भी था, कि उनको लाइफ जैकेट पहना करके अंडरवर सी से ले जा करके उनको बाहर म्यांमार के समंदर कोस्ट पे छोड़ दिया समुद्र में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? इनका प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये था कि ये किसी बच के आ कैसे गया और यहाँ कैसे आया, करके मुझे किसी ने फोन किया, उनका फोन किसी ने किया, आपको कहाँ से कर दिया भाई, और आपको फोन कर दिया, और आपके ऐसे संपर्क सूत्र क्या है वहां पर अवांछनीय तत्वों से जो आपको विदेश से इस तरह की सूचनाएं देते हैं। और बात यही नहीं कि इनका एक और संगठन है HRLN, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क। मतलब यह है कि अनुच्छेद 21 जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 उसके अंतर्गत कुछ मानवाधिकार, राइट टू लाइफ किसी का भी है जो भारत देश में भले ही नागरिक ना हो, तो उसके अंतर्गत इन्होंने रिट पिटीशन ये डालते रहते हैं कि इनको सेटल किया जाए। अरे सन 67 के हमारे मसौदे में हम लोग तो उसके डिक्लेरेशन में हम लोगों ने साइन किया नहीं था। तो रिफ्यूजी स्टेटस देना न देना, पॉलिटिकल असाइलम देना न देना, ये सरकार का फैसला है जबरदस्ती। और यही बात यही खत्म नहीं हो जाती अंजू जी। इन्होंने कहा रोहिंग्यास को मुफ्त इलाज होना चाहिए और बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों का दाखिला होना चाहिए, उनकी निःशुल्क पढ़ाई होनी चाहिए। आप सुन लें करुणा कहां तक इसका प्रवाह हो रहा है, बेमौसम की बारिश कैसे हो रही है, और इनका क्या है। अब आप समझिए कि आखिर ये कर क्यों रहा है देश विरोधी। इसका कारण ये है कि इसके जो दोनों संगठन हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क और रोहिंग्या HR इनिशिएटिव, इसके पास चर्च का बहुत पैसा आता है। बताते हैं साल का 50 करोड़, और जॉर्ज सोरोस का पैसा आता है। अब आप पूछेंगे अगर पैसा आता है तो पैसा लेके चुप बैठे, चुप बैठने से काम थोड़ी बनेगा। ये एक रेडीमेड, इसके पास एक मैन पावर है, और इस मैन पावर को जब कभी CAA एजिटेशन होगा, जब कभी किसानों का आंदोलन होगा, तो ये वो लोग हैं, जन समूह है जिसको ये CAA में खड़ा कर देगा, जिसको ये फार्मर्स एजिटेशन खड़ा कर देगा। ये दिल्ली दंगा जब कराना होगा, आपको तो मालूम ही होगा, जहां कहीं देश में दंगा होता है, बेंगलुरु से लेके कश्मीर तक किसका नाम आता है? रोहिंग्याओं का आता है। दंगा कराना हो, आदमी इकट्ठे करने हो, फसाद कराना हो, जैसे CAA एजिटेशन हो, फार्मर्स एजिटेशन हो, तो अंजू जी सबसे पहले इनकी तरफ देखा जाता है। जॉर्ज सोरोस से पैसा अलग आता है, दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में, मौज ही मौज है ऐसे लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या के मामले पर यह कहा कि ये जितने भी लोग अवैध तरीके से भारत में आते हैं, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, हम इन सबको यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। भारत में 140 करोड़ की पहले से ही आबादी है, उनका अधिकार है यहाँ के संसाधनों पर, तो इनको फटकार लग चुकी है। न्यायपालिका का तो जो आपने कहा बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है। मैं फिर कहूंगा, धर्मशाला में समय सीमा है तो यह कि 1 हफ्ते के बाद आप नहीं रह सकते, केवल 7 दिन तक। और 7 दिन तक जब आप रहते हैं तो मुफ्त में नहीं रहते हैं, उसके लिए आपको भुगतान देना पड़ता है। यहाँ पे तो रह लीजिए, आप सालों साल रहिए, पुश्तों दर पुश्तों रहिए, सरकारी सारी सुविधाएं लेते रहिए, सरकारी अनुदान लेते रहिए, और यहाँ पर नौकरी कीजिए, संपत्ति बनाइए, और वोटिंग राइट्स आपको मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ा ही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे देश के नागरिक नहीं है उनको डिपोर्टेशन उनका होना ही होना है, उनको भेजा ही जाना है। और तभी ये बल मिलने के बाद सरकार और ज्यादा क्रियाशील हुई है, और पूरे भारत में गुजरात से लेकर के NCR एरिया में इनकी घेराबंदी होकर के इनको चिन्हित किया जा रहा है। मैं तो फिर यही कहूंगा, इनके वोटिंग राइट समाप्त कर दें, इनको सरकारी सुविधाएं बंद कर दें, इनको फ्री राशन, शौचालय, गैस, ये सब जो मिलती है वो सब बंद कर दें, और किसी भी तरीके के आइडेंटिटी पेपर्स अगर हैं तो उनको वापस ले लें। आप खुद देखिएगा कि जो राजनेता ने लाके इनको बसाया है, जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही इनको कर देंगे बाहर, 2 जूते मार के कर देंगे बाहर के। तुम्हारी जरूरत, तुम इररिलेवेंट हो गए हो, अप्रासंगिक हो गए हो। सर, सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 1 हफ्ते के अंदर हर राज्य अपने यहाँ रह रहे ऐसे अवैध घुसपैठियों की पहचान करे और उनको तुरंत डिपोर्टेशन के लिए तैयार करे। 1 महीने का टाइम दिया गया है। अब स्वागत के योग्य है, क्योंकि हर तरफ से अगर आवाज यही आ रही है कि
पहलगाम की घटनाक्रम के बाद होना तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि हमने मौका ही क्यों दिया अवांछनीय तत्वों को आने का। लेकिन पहलगाम आक्रमण और नृशंस हत्याकांड के बाद कम से कम देश जाग गया है और इस खतरे को भांप गया है कि ये पीठ में खंजर भोंकने में ये कभी चूकेंगे नहीं। और ये तो एक भाग है। दूसरा भाग हमने डिस्कस कर लिया कि 4 स्टेट्स में 14 अवांछनीय तत्वों ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाई। और दूसरा फेज ये है, लेकिन जो हर्ष का विषय है, संतोष का विषय यह है कि न्यायपालिका ने भी इसमें कम से कम सहयोग दिया। ये बात दूसरी है कि तथाकथित बड़े वकील जो लाखों की रुपए की फीस लेते हैं बात करने की और लाखों लाखों लाख देते हैं अदालत में जाने की, उनकी कोशिश के बावजूद देश ने ये परिपत्र निर्गत किया है और ये अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द चिन्हित करके इनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की जाए। वो शुभ दिन जल्दी आए और जल्दी ये हमारा जो पाप है ये कटे। सर, राहुल गांधी की तारीफ भी मरियम नवाज करती हैं और मरियम नवाज का इंटरव्यू ज्योति मल्होत्रा भी लेती है। राहुल गांधी इस वक्त पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं। जो सवाल वो मोदी सरकार से पूछ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसको लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो सर, ये तो जासूस है जो पकड़े गए हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम तो अभी भी खुलेआम पाकिस्तान की पैरवी में लगा ही हुआ है। ये सिर्फ जासूसी नहीं है, ये एक इकोसिस्टम, इको चेम्बर तैयार कर रही हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा बोल रही है। और क्यों ना बोले, नमक हलाली तो निभानी है। जिनके टुकड़ों पे पल रही हैं आईएसआई और पाकिस्तान के, तो मरियम नवाज की तारीफ, पाकिस्तान की तारीफ, वहां के लोगों की तारीफ, वहां की आतिथ्य सत्कार की तारीफ, तो ये तो चूंकि नमक हलाली निभानी है इसलिए निभा रही है। अब बात आती है ऐसी बातें करना जो कि भारत विरोधी हो, भारत और पाकिस्तान परस्त लोगों की प्रशंसा करना, मरियम नवाज के सामने ऐसी उल्टी सीधी उल जलूल बातें करना जो कि किसी भारतीय को क्या मतलब शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ज्योति ने जाकर के जो किया, उसने तो खैर अपने कुल और वंश का नाम तो धूमिल किया ही, मिट्टी में मिलाया ही, लेकिन भारत के साथ भी गद्दारी की। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जो जांच हो रही है, आपको भी मालूम होगा कि इनकी माली हालात देख करके जो विवेचक हैं और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो एनआईए है, वो बिल्कुल चौंक गया है। लाखों लाखों रुपए के। और आप पिता की माली हालात आपने देखी थी कि किस दयनीय हालत में पिताजी थे, और बेटी जो है दूसरों के माल पर, वो भी दुश्मन के टुकड़ों पर गुलछर्रे उड़ा रही है। लानत है ऐसी संतान के ऊपर और लानत है ऐसी लड़की के ऊपर जो अपने देश की न हुई वो किसी और की क्या होगी। लेकिन अब एनआईए बिल्कुल पीछे पड़ गई है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पड़ गई है पूछताछ में। जिस की तरफ संकेत आएगा अंजू जी, निश्चित जानिए उसकी मृत्यु और उसका संकट, या दोनों उसको दावत दे रही है। अब सर, बहुत से यूट्यूबर तो अभी भी पाकिस्तान को बड़ा अच्छा दिखाने की उसमें लगे हुए हैं, उनका नंबर भी तो आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपके कारण क्या है कि एक शत्रु राष्ट्र को आपके इसलिए आपको उसमें गुण दिखाई पड़ रहे हैं, उसके अंदर इतनी सात्विकता दिखाई पड़ रही है, और भारत की कॉस्ट के ऊपर आपको कोई अच्छा लगे बुरा लगे ये आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, लेकिन पाकिस्तान प्रेमी होकर के आप भारत की बुराई करें, हमारे निर्वाचित सरकार की आप जो है आलोचना करें, हंसी माहौल बनाएं, ये चीज होने वाली नहीं है। खबरदार जो हमारी सेना या हमारी बच्चियों के बारे में, चाहे कर्नल सोफिया हो या विंग कमांडर भूमिका हो, उनके बारे में कोई हास्यास्पद या कोई हल्की फुल्की बात की तो जनता दौड़ा दौड़ा करके मारेगी और आपकी करेगी भरपूर सेवा। कोशिश भी मत कीजिएगा। सर, अब एनआईए की कस्टडी में है ज्योति मल्होत्रा, देखते हैं वो किस किस तरह के खुलासे करती हैं। और इस लिस्ट में ये जो 17-18 लोग पकड़े गए हैं, इसके अलावा इनका नेटवर्क कहां कहां फैला हुआ है, किस किस तरह की जानकारी इन्होंने आईएसआई को दी है, पाकिस्तान को दी है, बहुत जल्द उसका भी खुलासा होगा। आपने सर समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।